नगरीय अवधारणा के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूर्व व्याख्यान में भी हमने नगरीय संकल्पना के विषय में चर्चा की थी। आज इसका जो शेष पार्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नगर की संकल्पना नगरीय भूगोल की मौलिक संकल्पना ही होती है, प्राथमिक संकल्पना है। नगरीय भूगोल में अध्ययन का जो मूल विषय क्षेत्र है वो नगर है। अतः नगर की जो संकल्पना है उसका चिंतन हम लोग करते हैं। नगरीय भूगोल में नगर, नगरीय बस्ती, नगरीय स्थान और नगरीय केंद्र, चार शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। इन चारों ही शब्दों का नगरीय भूगोल में एक ही अर्थ है, वो अर्थ है नगर से लिया जाता है। चारों ही शब्दों को नगर से संबंधित मानकर ही इनका अध्ययन किया जाता है। चारों का प्रयोग नगरीय क्षेत्रों के लिए या नगरीय प्रदेश के लिए किया जाता है, या नगर से संबंधित क्रियाविधि के लिए जो है नगर किया जाता है। भूगोलवेत्ताओं ने या प्राचीन जो सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि नगर का तात्पर्य जो है सिटी, जिसको शहर कहा गया है, उसका समानार्थक होगा। शहर और नगर दोनों ही एक होंगे। नगर को जो है सिटी का समानार्थक माना गया है। सिटी शब्द नगर शब्द को संकीर्ण अर्थों में प्रकट करता है। सिटी शब्द के द्वारा नगर की संकीर्ण व्याख्या होती है, वो उसकी व्यापक व्याख्या नहीं होती। प्राचीन काल में जो नगर थे उनको प्राय सिटी के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि वे नगर जो है बहुत छोटे थे और कम विकसित होते थे। अतः उन सभी नगरों को जो है सिटी के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान में ये स्थिति नहीं है। वर्तमान के जो शहर हैं, जो नगर हैं, वो बड़े हैं, विकसित हैं और आधुनिक हैं, तो उनको जो है शहर के साथ साथ नगरीय बस्तियों के नाम से हम पुकारते हैं। प्राचीन काल में नगर या अन्य जो क्षेत्र है उसकी सीमाएं स्पष्ट होती थी। उसके चारों ओर जो है कोई न कोई सीमा रेखा बनी होती, चाहे चार दीवारी हो, चाहे और अन्य कोई व्यवस्था हो, जिसके द्वारा नगर जो है परकोटे के द्वारा घिरा रहता था। अलग अलग नगर और ग्रामीण क्षेत्र में जो है अलग अलग सीमाएं थी। अर्बन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत प्राचीन काल में नगर एवं अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनके बीच में अलग अलग सीमा रेखा बनी हुई थी। स्पष्टतः ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र को अलग अलग से पहचाना जा सकता था कि नगरीय क्षेत्र जो है किसी परकोटे के द्वारा या कोई अन्य सीमा रेखा के द्वारा घिरा होता था, और उससे ग्रामीण क्षेत्र अलग से हटके उसकी पहचान करता था। इस बात को पुष्ट करने के लिए हम यूनानी शब्द अरबस की ओर देखते हैं। अरबस जो लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है ओर्बिस यानी वृत्त। तो नगर के चारों ओर जो परकोटा था उसको जो वृत्ताकार या आयताकार था, वो उसको लैटिन भाषा में अरबस के नाम से पुकारा गया, और उसी अरबस से जो है अर्बन शब्द की उत्पत्ति हुई नगरीय भूगोल में। तो ये स्पष्टतः कहा जा सकता है कि जो नगर था वो ग्रामीण क्षेत्र से अलग था और चारों ओर से वो अलग परकोटे या अन्य किसी विधि से घिरा हुआ था। विश्व में प्राचीन काल में कई अनगरीय भागों को भी नगरीय कह दिया जाता था। जो नगर की वर्तमान परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते थे, उन अनगरीय भागों को भी जो है नगर
कहा जाता है। विश्व में जिन देशों में जनसंख्या की मात्रा बहुत कम है, जहाँ जनसंख्या बिखरी हुई है, उन देशों में नगर की जो है परिभाषा वो अलग अलग तरीके से है। डेनमार्क, स्वीडन जो देश है, स्वीडन में उस बस्ती को नगर कहा गया है जहाँ की जनसंख्या 200 की जनसंख्या वाली जो बस्ती है वो नगर की श्रेणी में आती है। साथ ही स्वीडन में मकानों की दूरी को भी आधार बनाया है कि 200 मीटर मकानों के बीच में दूरी होनी चाहिए। स्वीडन जो देश है वह बस्ती जिसकी जनसंख्या 200 है, उस बस्ती में मकानों की दूरी 200 मीटर से कम है, उस बस्ती को नगर कहा गया। जनसंख्या के आधार पर यदि देखें तो बहुत कम जनसंख्या है जो नगर की श्रेणी में आ रही है। इसी तरह से बेल्जियम कांगो एक देश है, बेल्जियम कांगो अफ्रीका में, जो बेल्जियम का उपनिवेश था। वहाँ 100 बेल्जियन जिस बस्ती में निवास करते थे उस बस्ती को नगर कहा गया। बेल्जियम कांगो में 100 व्यक्ति या 100 की जनसंख्या वाली जो 100 बेल्जियन परिवार निवास करते थे उसको उन्होंने नगर कहा। इसके विपरीत उत्तरी कोरिया में या कोरिया प्रायद्वीप में, कोरिया में जो है उस बस्ती को नगर कहा गया जहाँ जनसंख्या 40,000 से अधिक, न्यूनतम जनसंख्या 40,000 वाली बस्ती को कोरिया में नगर की श्रेणी में लिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व के प्रत्येक अलग अलग भागों में नगर की जो किस बस्ती को नगर कहा जाए उसके लिए जनसंख्या का जो पैमाना है वो अलग अलग तरीके से है। और ये कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से जो है नगरों का निर्धारण, नगरों की परिभाषित किया गया है। नगरीय संकल्पना के अंतर्गत कई विद्वानों ने नगर को परिभाषित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से उनके अलगाव को बताते हुए नगर को परिभाषित किया। इसमें नगरीय भूगोलवेत्ता डिकिंसन के जो शब्द हैं, जो परिभाषा नगर की दी है वो हम सामने है। नगरीय शब्द ग्रामीण के विपरीत है, यानी ग्राम और नगर दोनों को एक दूसरे के विपरीत माना है। नगर में जो है उस क्रिया की तरफ संकेत करता है जो मिट्टी की जोतने की क्रिया यानी कृषि से जो भिन्न क्रिया है, उस क्रिया की ओर जो है नगर को इंगित किया है, जो निश्चित स्थानों पर संबंधित क्रियाओं के घनिष्ठ साहचर्य में भी की जाती है। यानी डिकिंसन जो है नगर को परिभाषित करते हुए कह रहा है कि कृषि से जो कृषियेतर जो कार्य, कृषि के जो अलावा जो कार्य है, उन कार्यों का जहाँ संकेंद्रण हो जाता है जिस बस्ती में, उस बस्ती को जो है डिकिंसन ने नगर के रूप में परिभाषित किया है। नगरीय अवधारणा के अंतर्गत नगर की परिभाषा के विषय में डिकिंसन, रेडजेल ने अपने विचार दिए थे। डिकिंसन पर हमने पहले चर्चा की। जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल ने भी अपने अध्ययनों में, अपने जो ग्रंथ है, अपने जो पुस्तकें उसने लिखी, उसमें नगर को परिभाषित किया। रेडजेल ने नगर को एक बड़े स्थल भाग
का हिस्सा बताया कि नगर जो है एक बड़े स्थल भाग पर बसा होता है, कई व्यापारिक मार्गों का केंद्र होता है, कई मार्ग जो है उस पर आकर मिलते हैं, यानी वो केंद्रीय स्थिति लिए हुए होता है। मनुष्यों और अधिवासियों की एक स्थायी बस्ती होती है जो घनी होती है, सतत होती है। उसको जो है रेडजेल ने नगर में लिया। रेडजेल ने जो है व्यवसाय, नगर का जो व्यवसाय है, जो नगरीय बस्ती है, वह बस्ती नगर है जिसका जो व्यवसाय है व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग है। उस बस्ती को, जिसमें व्यापार, वाणिज्य और उद्योग आर्थिक क्रिया की जाती है, उस बस्ती को रेडजेल ने नगर की श्रेणी में लिया। दूसरा जो उन्होंने आधार बताया है वो मकानों का आधार लिया कि नगरीय बस्ती में जो है मकानों का केंद्रीकरण अधिक होता है ग्रामीण बस्ती की तुलना में। मकानों का जो घनत्व है वो अधिक होता है। तीसरा जो आधार रेडजेल ने लिया है वो है जनसंख्या, कि कौन सी जो बस्ती है वो नगर की श्रेणी में आएगी। तो उन्होंने रेडजेल ने बताया कि 2000 से अधिक जनसंख्या रखने वाली जो बस्ती है उसे रेडजेल ने नगर के रूप में परिभाषित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग भूगोलवेताओं ने मानवीय बस्ती को नगर की श्रेणी में रखा, नगर के रूप में परिभाषित किया। पूर्व में भी हमने अध्ययन किया कि नगर कौन सी मानवीय बस्ती हो, इसके लिए विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग आधार पर नगरीय बस्ती को परिभाषित करते हुए विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग आधार पर मानवीय बस्ती को नगर का दर्जा दिया गया है। हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी देखा है कि जनसंख्या के आधार पर संसार के कुछ देशों में मानवीय बस्ती को नगरों की श्रेणी में लिया गया है। जैसे डेनमार्क, में जो है स्वीडन, फिनलैंड, देश में 250 व्यक्ति जिस बस्ती में निवास करते हैं, 250 की जनसंख्या जिस बस्ती की है उस बस्ती को नगर का दर्जा दिया गया है। रूस में 12,000 की जनसंख्या वाले को नगर का दर्जा दिया गया है। कनाडा, स्कॉटलैंड और ये मलेशिया में 1,000 व्यक्ति वाली बस्ती को नगर की श्रेणी में रखा गया। तो जापान जो देश है वहाँ 30,000 से अधिक, न्यूनतम 30,000 की बस्ती को नगर कहा गया। कोरिया में न्यूनतम 40,000 की बस्ती को जो है नगर का दर्जा दिया गया। जनसंख्या के आधार पर, केवल जनसंख्या को आधार मानते हुए, मानक मानते हुए इन देशों में जो है उस बस्ती को नगर का दर्जा दिया गया। इसके विपरीत कुछ देशों में जनसंख्या के आधार तो माना ही गया, उसके साथ साथ जो है अन्य मानक भी ले लिए। जैसे स्वीडन
में हम लोगों ने कहा है कि 250 की जनसंख्या वाली जो बस्ती है वो नगर है, लेकिन इसमें 250 की जनसंख्या के साथ साथ मकानों की दूरी को भी साथ में लिया है कि 200 मीटर मकानों की दूरी होनी चाहिए। वह बस्ती जिसमें मकानों की दूरी न्यूनतम 200 मीटर है, जिसकी जनसंख्या 250 है, वह बस्ती जो है नगर की श्रेणी में आती है। रूस में भी इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है कि 12,000 जनसंख्या की बस्ती को नगर कहा गया, लेकिन इसके साथ ही साथ न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत रखा गया है जो अनगरीय कार्यकर्ता हो, वो 15 से 50% तक की जो जनसंख्या है वो कृषि के अलावा कार्य, जिसको हम नगरीय कार्य कहते हैं, वो करती हो। शेष जनसंख्या जो है अनगरीय कार्यों में संलग्न हो सकती है। ऐसी जो बस्ती है उसको जो है नगर की श्रेणी में लिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत भी इसी तरह का देश है। भारत में भी जो है जनसंख्या को तो आधार माना ही गया है, उसके साथ साथ जो है 5,000 की जनसंख्या वाली बस्ती को नगर कहा गया है, लेकिन इस बस्ती में 75% से अधिक व्यक्ति प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो, यानी कृषि के अलावा कार्य जो है करने वाले लोगों की संख्या 75% से अधिक होगी, तो उस बस्ती को भारत में नगर का दर्जा दिया जाएगा। 5,000 कम से कम जनसंख्या 5,000 हो न्यूनतम, और साथ ही जो है 75% से अधिक जो लोग हैं कृषि के अलावा कार्यों में संलग्न हो, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाओं में संलग्न हो। विश्व के कुछ देशों में जो तीसरा समूह सामने आता है, जहां प्रशासनिक कार्य करने वाले जो बस्तियां हैं उनको नगर का दर्जा दिया गया है। साथ ही उनमें जो है जनसंख्या का जमावड़ा भी अधिक होना चाहिए। साथ में वो बस्ती जो है प्रशासनिक कार्य भी करती हो। जैसे पोलैंड में 20,000 की जनसंख्या वाली बस्ती 20,000 की जनसंख्या वाली बस्ती जो प्रशासनिक इकाई है उसको जो है नगर की श्रेणी में लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में 5,000 की जनसंख्या के साथ साथ वह बस्ती प्रशासनिक कार्य करती हो। जर्मनी में 2,000 की जनसंख्या के साथ साथ प्रशासनिक कार्य करने वाली जो बस्ती होती है उसे नगर कहा गया है। चौथा जो समूह है विश्व में, वो उसने न्यूनतम जनसंख्या का कोई आधार नहीं रखा। नगर किसे कहा जाए इसके लिए जनसंख्या को आधार नहीं रखे उन्होंने जो है जनसंख्या को माने, जैसे पोलैंड वगैरह में जो है प्रशासनिक इकाई तो है ही, साथ ही जनसंख्या का आधार भी रखा। लेकिन कुछ देशों में जैसे चिली, इजराइल, ऐसे देश है जहां चिली में म्युनिसिपल
कार्य करने वाली जो बस्ती है, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाली जो नगरीय जो बस्ती है, उसे उन्होंने नगर का दर्जा दिया। इजराइल में कृष्येतर कार्य करने वाली जो बस्तियां हैं, यानी कृषि के अलावा जो कार्य करने वाली बस्तियां हैं, उन सबको नगर का दर्जा दिया गया है। ब्राजील, इक्वेडोर, बोलीविया, जो दक्षिण अमेरिका के देश है, जहां जनसंख्या को आधार नहीं मान के उन बस्तियों को नगर की दर्जा दिया गया है जो प्रशासनिक कार्य में संलग्न है, यानी प्रशासनिक केंद्र जो है वो नगर की श्रेणी में गिने जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि संसार में जो है अलग अलग भागों में अलग अलग आधार पर जो है किसी बस्ती को नगर और किसी को ग्राम की संज्ञा दी। नगरीय अवधारणा के अंतर्गत नगरीय संकल्पना में प्रसिद्ध समाजशास्त्री बर्गेस ने जो है अपनी पुस्तक द अर्बन कम्युनिटी में नगर किसे कहा जाए इसके विषय में लिखा है, चर्चा की है। 100 व्यक्ति प्रति मील से कम घनत्व रखने वाले क्षेत्र को समाजशास्त्री बर्गेस ने जो है ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र के नाम से संबोधित किया। 100 से लेकर 1000 व्यक्ति प्रति मील की जनघनत्व रखने वाले जो क्षेत्र थे, उसे बर्गेस ने ग्राम के नाम से पुकारा, और 1000 व्यक्ति प्रति मील से अधिक घनत्व रखने वाले क्षेत्र को बर्गेस ने नगरीय क्षेत्र का नाम दिया। उसमें जो है 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से अधिक घनत्व रखने वाली जो बस्ती है उसे नगर का दर्जा दिया है। मार्क जेफरसन नामक भूगोलवेत्ता ने भी इसी तरह से कौन सी बस्ती नगरीय बस्ती है, कौन सी बस्ती ग्रामीण बस्ती है, इसके बारे में बताया। जेफरसन ने 1000 व्यक्ति प्रति मील, 1000 व्यक्ति प्रति मील की जनसंख्या रखने वाली बस्ती को वास्तविक नगर का दर्जा दिया। इससे कम जनसंख्या रखने वाले या जनघनत्व रखने वाले जो क्षेत्र थे उसे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का नाम दिया। ग्रिफिथ टेलर ने भी नगरीय भूगोल में ग्राम और नगर को परिभाषित किया है। ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि वह बस्ती जिसमें 500 से कम जनसंख्या है उसे ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है, और जिस बस्ती में 500 से 1000 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, उस बस्ती को जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक है, उस बस्ती को जो है ग्रिफिथ टेलर ने नगर की श्रेणी में लिया, और जो 500 से कम जनसंख्या रखता है उसे ग्राम के नाम से ग्रिफिथ टेलर ने पुकारा था। नगरीय संकल्पना में हम लोगों ने नगर कौन सी बस्ती है उसके विषय में चर्चा की। अंत में ये कहा जा सकता है कि मानव निवासों के किस समूह को नगर का दर्जा दिया जाए, तो इन 2 लाइनों से स्पष्ट है कि नगर मानव निवासों के उस स्थायी, सघन और सतत समूह को कहते हैं, जिसमें अप्राथमिक कार्यों
का संकेंद्रण हो गया हो, मानव व्यवसाय और निर्माणों की प्रधानता हो, उस बस्ती को नगर का दर्जा दिया जा सकता है, जिसमें जो है व्यवसाय और निर्माण की प्रधानता हो, ऐसी बस्ती को जो है नगर कहा जा सकता है, जिसमें अप्राथमिक कार्यों के बजाय अप्राथमिक कार्यों को जो है कृषि के अलावा जो कार्य है या अप्राथमिक कार्य है, उन कार्यों को मुख्यतः प्रधानता दी गई हो, ऐसी बस्ती को जो है नगर की श्रेणी में लिया जाता है। धन्यवाद।